सीरिया में क्रिश्चियंस को मारा जा रहा है। कितने बेरहमी से अलोवाइट्स को और क्रिश्चियंस को कितने बेरहमी से उनको मार रहे थे, चर्चेस को जला रहे थे। मगर एक तो वेस्ट चुप रहा और दूसरा अभी यूरोप 6.3 बिलियन डॉलर्स अभी सीरिया को देने जा रहा है। सीरिया चलाने वाला कौन है? वो तो एक कट्टर अलकायदा का बंदा है। आज कोट पहन के आ गया, वो आपके लिए जायज हो गया। क्रिश्चियंस को अपना चर्च में जाके बाहर खींच के ले आके उनको हथौड़े से और जो उन चीजों का पकड़ के उसको मार दिया। वो जिंदा थे, उसको इतना बेरहमी से मारा है, इतना पेनफुल डेथ इनको दिया है। जय हिंद, नमस्कार। मैं अमर जैदी स्वागत करती हूँ आप सबका एक बार फिर से हमारे आज के कार्यक्रम में। और आज हम बात करेंगे वेस्टर्न हिपोक्रेसी और कोलैप्स ऑफ वेस्ट। वेस्टर्न हिपोक्रेसी की बात अक्सर होती रहती है क्योंकि वेस्ट जो ह्यूमन राइट और अलग अलग भाषण अंतर्राष्ट्रीय पटल पर देता है, या खासतौर से भारत में जब भी कुछ होता है तो बड़े इंटरनेशनल जितने भी न्यूज़पेपर्स होते हैं उसमें बड़े फ्रंट पेज आर्टिकल्स आते हैं, बड़ी हेडलाइंस छपती हैं। लेकिन जब उनके देश में कुछ होता है या फिर जिन कम्युनिटी को लेकर वो भारत को टारगेट बनाते हैं और कहीं कुछ ऐसा होता है तो उस पर कहीं पे कोई आह नहीं निकलती, कोई आवाज नहीं निकलती। तो कई सारे ऐसे मसले हैं और फिर इंटरनल जो कुछ भी पूरे वेस्ट में हो रहा है उस सब को लेकर भी जो अक्सर भारत के सामने सवाल रखे जाते हैं। तो कई सारे ऐसे पैरेलल्स हैं, हिपोक्रेसी हैं जिस पे हम बात करेंगे, जिसकी वजह से वेस्ट डाउनफॉल भी फेस कर रहा है। और इस सब पे चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद हैं गिरिधर मामणी जी, जिनको आप अक्सर सुनते रहते हैं। बहुत सटीक और बहुत बढ़िया विश्लेषण होता है। बहुत बहुत स्वागत है आपका सर। जय हिंद, नमस्कार। नमस्ते अंबर जी, नमस्ते। आपके दर्शकों को सबको मेरा प्रणाम, नमस्कार। जय श्री राम, हर हर महादेव, जय श्री कृष्ण। बहुत धन्यवाद सर। सर, वेस्टर्न हिपोक्रेसी पे अक्सर चर्चा होती है। भारत में तो अक्सर जब भी कुछ छोटा मोटा मामला होता है तो पूरा वेस्ट एकदम दौड़ के आ जाता है और भारत को बहुत बड़ा लेक्चर सुनाने की कोशिश करता है। दो चैंपियन ऑफ ह्यूमन राइट और डेमोक्रेसी जो पूरा ये वेस्ट बना घूमता है, आज हम देख रहे हैं सीरिया में क्रिश्चियंस को मारा जा रहा है, पूरा वेस्ट खामोश है। चाहे रशिया से भारत को ऑयल खरीदने की बात हो, जिस जयशंकर जी से भी सवाल पूछा गया था, आज वो खुद भी पूरा उससे तेल खरीद रहे हैं। पिछले 1 साल में हम सबने देखा है। तो ये सारी हिपोक्रेसी और ये सारी चीजें, इसको आप किस तरह से देखते हैं? जी, आपने जो मुद्दा उठाया उनमें एक टॉपिक पे हम चर्चा करेंगे। पहला मुद्दा आपने उठाया वो क्रिश्चियन नरसंहार। अब हमने वीडियोस देखे हैं सीरिया में कितने बेरहमी से अलोवाइट्स को और क्रिश्चियंस को कितने बेरहमी से उनको मार रहे थे, चर्चेस को जला रहे थे और इनके जो जितने भी क्या कहते हैं उसको क्रिसमस सेलिब्रेशंस थे उनके ऊपर कितना अटैक्स हुए थे। मगर एक तो वेस्ट चुप रहा और दूसरा अभी यूरोप 6.3 बिलियन डॉलर्स अभी सीरिया को देने जा रहा है। और सीरिया चलाने वाला कौन है? वो तो एक कट्टर अलकायदा का बंदा है। आज कोट पहन के आ गया, वो आपके लिए जायज हो गया। हाँ, अब उनको नॉर्मलाइज कर रहे हो और जाके क्रिश्चियंस को मार रहे हो, तो अब चुप है और उनको पैसे दे रहे हो, 6.3 बिलियन डॉलर्स दे रहे हो। मतलब क्या है? तो और सेम सिचुएशन डीपीआर कॉन्गो में देखिए, डेमोक्रेटिक पीपल्स रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। वहां भी आपने उस वीडियोस देखेंगे तो रोंगटे खड़े हो जाएंगे आपके, इतना खतरनाक वीडियोस है वो। क्रिश्चियंस को अपना चर्च में जाके बाहर खींच के ले आके उनको हथौड़े से और जो शॉल्स होते हैं ना, जो खेतियों में काम करते हैं उनका, उन चीजों का पकड़ के उसको मार रहे थे। वो जिंदा थे, उसको इतना बेरहमी से मारा है, इतना पेनफुल डेथ इनको दिया है, इन लोगों को इतना बेरहमी से मारा है। मगर कांगो के खिलाफ कुछ बोलते नहीं है। मगर भारत में जो वेस्ट फंडेड, मतलब अमेरिका हो या चाइना हो, इनके फंडिंग से कुकी क्रिश्चियन लोग म्यांमार से आके हमारी जंगलों में बसते हैं, ड्रग ट्रैफिक करते हैं, वहां के लोकल मैती कम्युनिटी को टारगेट करते हैं। मगर एक वीडियो रिलीज होता है कि मैती ने उनके खिलाफ कोई रिटालिएट किया होगा, उसको वीडियो निकाल के वायरल करते हैं और यूरोपियन यूनियन रेजोल्यूशन पास करता है भारत के खिलाफ। इनका कोई समझ ही नहीं है ये मैती और कुकी के दोनों के क्या झगड़े हैं, कितने दशकों से है, इनको इससे पहले लेना देना नहीं है। मगर इतना बेरहमी से क्रिश्चियंस को मार रहे हैं मगर एक चुप है। तो एब्सोल्यूट हिपोक्रेसी।
दूसरी बात आपने कही है, रशिया से तेल खरीदते हैं, तो हमने देखा है जयशंकर जी कितना इसको थप्पड़ मारे थे। जो आप एक दिन में खरीदते हो, हम पूरा महीने में खरीदते हैं उतना, रशिया से इतना तेल लेते हैं। तो ये उनके ऊपर सैंक्शंस डाले थे, तेल के ऊपर, उनके गैस के ऊपर। मगर अब पता चल रहा है कि बेल्जियम और फ्रांस दोनों की जो रशिया से इनकी जो ऑयल, एलएनजी, ऑयल, एलएनजी मतलब लिक्विड नेचुरल गैस, गैस की जो परचेजेस है, 17% पिछले साल से अभी इस साल बढ़ गया है। अब बताइए, तो आप हमें नसीहत देते हो, हमें लेक्चर देते हो, और यहां तक बोलते हो कि आप जो रशिया से खरीद रहे हो वो यूक्रेनियन सेना की, यूक्रेनियन प्रजा की खून से बरी हुई है। इतना हमें नसीहत देते हो, इतना लेक्चर देते हो, आप खुद क्या कर रहे हो? है ना, एब्सोल्यूट हिपोक्रेसी। फिर इनके हिपोक्रेसी देखिए, पिछले साल में एक महीने, 1.5 महीने पहले ऑस्कर्स की अवार्ड्स अनाउंस हुई थी। ऑस्कर्स में एक डॉक्यूमेंट्री को ऑस्कर मिला था, नो अदर लैंड, एक डॉक्यूमेंट्री। इसको बनाने वाला बसिल अद्रा, एक पैलेस्टीनियन। तो उनका नैरेटिव था कि देखो हमारी कोई जमीन नहीं है, हमारी कोई लैंड नहीं है, इजराइल ने हड़प लिया तो हम घर घर भटक रहे हैं। कुछ लोग जॉर्डन में हैं, कुछ लोग सीरिया में हैं, गाजा में कुछ लोग हैं, वेस्ट बैंक में हैं, तो हमारी हालत ये है वो है। तो जब ये शूटिंग करना था तो इनके दोस्त हेमन किड्समैन करके, इस बसिल का दोस्त था, वो जू था। दोस्त के नाते वो फ्री में, मुफ्त में इस डॉक्यूमेंट्री में वो एक किरदार निभाया। तो मतलब उनको जूस भी दिखाना था, पैलेस्टीनियंस को दिखाना था। तो जूस को जब दिखा रहे थे तो केमन, मतलब ये हेमन किड्समैन, वो किरदार निभाया था। तो उसके बाद जब ऑस्कर मिला था, अपने ये जो हेमन किडमैन है ना, बदकिस्मती से अक्टूबर 7 अटैक, हमास की जो अटैक थी, जो बहुत लोगों को मारे थे और लड़कियों के साथ ये लोग रेप किया था, जो किया था, उस कांड में ये भी मर गया था। ऑस्कर्स में कम से कम उनको श्रद्धांजलि देते, उनकी याद तो करते हैं, कुछ नहीं, उनके बारे में कुछ नहीं बोला, कोई क्रेडिट नहीं दिया। उल्टा अपने देश में क्या हो रहा है, दुनिया में इसको, इजराइल को कैसे टैकल करना है, यह सब लेक्चर दे रहा था। और वहां सीनियर हॉलीवुड एक्टर्स पैलेस्टीनियन फ्लैग पकड़ के बैठे थे। देखिए इनके हिपोक्रेसी। क्यों इनको डीपीआर कॉम्बो में मरते हुए लोगों को बारे में कोई जानकारी नहीं है क्या, या वो कुछ मान्यता नहीं रखते हैं इनके लिए? या वही सीरिया में बगल में, मतलब इजराइल के बगल में सीरिया है, सीरिया में इतने बेरहमी से क्रिश्चियंस को और अलोवाइट्स को मार रहे हैं, वो दिखते नहीं है क्या इनको? और एलजीबीटीक्यू कम्युनिटी पूरा, ये सो कॉल्ड हमास और पैलेस्टीनियन मूवमेंट, इनको समर्थन देते हैं। इनको हिम्मत है तो गाजा जाने के लिए बोलिएगा। ये लोग गाजा जाएंगे, एलजीबीटीक्यू बंदों को ये पकड़ के 5वें 6वें मंजिल पे लेके जाके इनको टांग पकड़ के नीचे फेंक देंगे, बिकॉज इट इज ममनू है। अकॉर्डिंग टू इस्लाम इट इज टू बी अवॉइडेड। कोई भी एलजीबीटीक्यू बंदा को जिंदा नहीं छोड़ेंगे, उसको मार देंगे। तो उनका शरिया में उनका मान्यता है, तो जाके वो तो करे इधर। तो दिस इज द प्रॉब्लम। तो इनके हिपोक्रेसी का कोई हद नहीं है। फिर अब देखिए, जब जेडी वांस ने म्यूनिक कॉन्फ्रेंस में इनके हिपोक्रेसी एक्सपोज किया कि आप फ्री स्पीच के नाते क्या कर रहे हो, यहाँ यूरोप में फ्री स्पीच कहाँ है? एक्चुअली जर्मनी में एक लॉ है, जर्मन सरकार के खिलाफ या उनके कोई भी सरकारी एमपी के खिलाफ आप कुछ बोलेंगे, दैट विल बी टर्म्ड एज अ हेट स्पीच एंड आपको अरेस्ट करेंगे। यहाँ तो मोदी जी को हर दिन हम गाली देते हैं, ये फैसिस्ट है, नपुंसक है, तो बिल्कुल पूरा ऑपोजिशन लेके जनता, बच्चे तक गाली देते हैं। हाँ, कितने इनका, मतलब पूरा लिस्ट, एक किताब बन सकती है, डिक्शनरी बन सकती है इनके ऊपर खिलाफ क्या क्या बोला गया। सलमान कुरैशी बोलता है नपुंसक है, और कोई और कुछ और बोलता है, क्या बोलते हैं, कीचड़ के मकोड़े है, मतलब क्या क्या बोला है मोदी जी के खिलाफ। चाय वाला तो बहुत ही आम सा कोई भी बोलता है। हाँ हाँ, तो चौकीदार चाय वाला चोर तो है। फिर भी, हाँ, तो चाय वाला तो फिर भी एटलीस्ट सम रेस्पेक्टेबल वर्ड, कीड़े मकोड़े कॉकरोच, क्या क्या बोला है इनके खिलाफ, है ना? तो फिर भी यहाँ तो कुछ किसी को होता ही नहीं है।
मगर जर्मनी में किसी के सरकार के खिलाफ आप बोलते देखिए, यू विल बी अरेस्टेड। नॉट इवन बोलना नहीं है, यूके में आप ट्वीट करेंगे ये पैलेस्टीनियन सो कॉल्ड हमास के समर्थक जो कर रहे हैं उसके खिलाफ आप ट्वीट भी करेंगे, पुलिस आपके घर में आपको अरेस्ट करेगी। तो ये सिचुएशन मतलब उनके हिपोक्रेसी को हद नहीं है। हमें लेक्चर देते हैं थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज को, खुद क्या कहते हैं कंप्लीटली डिफरेंट अल्टरनेट मोरालिटी है उनके लिए। तो इसीलिए वेस्टर्न हिपोक्रेसी को अब धीरे धीरे से हम एक्सपोज करना शुरू किया है, और चैंपियन ऑफ दैट इज हमारी एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर जयशंकर जी। हर फोरम में इनको आईना दिखाते हैं। जब क्वाड समिट हुआ था, समिट मतलब फॉरेन मिनिस्टर्स की समिट हुआ था ऑस्ट्रेलिया में, एंटोनी ब्लिंकन इनके बगल में खड़ा था, तो एक जर्नलिस्ट पूछा था इनसे, आप अभी भी रशिया से क्यों हथियार खरीद रहे हो, तो क्यों बंद नहीं करते हो, वो आपका आपसे प्रॉफिट कमा के वो हथियार पूरा यूक्रेनियन के ऊपर वो डाल रहा है, तो आप बंद नहीं क्यों करते हो। मॉरल लेक्चर हमें दे रहा है। जयशंकर जी ने उसको समाधान दिया, हम तो दुनिया का सबसे बड़ा डेमोक्रेसी है, जब हथियार की जरूरत थी हमें, आपने हमें नहीं दिया है। हमें हमारी बगल में जो बैठे टेररिस्ट डिक्टेटरशिप देशों को हमने हथियार दिया है। आप अपने आप को डेमोक्रेसी बोलते हो, मगर हथियार देते किसको? डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को नहीं देते हो, अनडेमोक्रेटिक डिक्टेटरशिप्स को आप देते हो। तो हम क्या करें? हमारे देश की रक्षा के लिए हम कहीं भी जाएंगे, कहीं से भी लेके आएंगे। एंटोनी ब्लिंकन बगल में खड़ा था, उसके मुंह पे इतना थप्पड़ मारा जयशंकर जी। तो ये सिचुएशन हम अभी वी आर प्लेइंग ऑन द फ्रंट फुट, इसके हिपोक्रेसी आप एक्सपोज कर रहे हैं। अच्छी बात है कि आपने इस मुद्दा को उठाया आपके चैनल के द्वारा। सर पहले तो लोगों को ये लगता था कि अगर वेस्ट से कोई बात आ रही है तो ऐसा लगता था ये ईश्वरीय कोई अवतार है, या ईश्वरीय वाणी आ गई है, या ईश्वरीय कोई फरमान जारी हो गया। मतलब नो क्वेश्चन नथिंग, बस उन्होंने अरे मतलब अमेरिका ये बोल रहा है, अरे वेस्ट की तरफ से ये हो रहा है। उनको क्या पता हमारे देश में क्या सिस्टम है, किस तरह से कौन सा कॉन्फ्लिक्ट है। आपने मैत्री और कुकी वाले उसकी भी बताया, उस पर भी रिपोर्ट्स आई हैं कि इनफैक्ट आप सर जो चैट जीपीटी और ग्रोक की बात चल रही है उस पर भी अगर आप बताइए और इस सब की कॉन्फ्लिक्ट में बात करें तो पूरी तरह से बायस्ड एक नैरेटिव नजर आता है। उनका एआई भी बायस्ड है। करेक्ट, एब्सोल्युटली। यही तो हमें एक्सपोज करना है। इनके हिपोक्रेसी को इतने साल तक हमने झेलते आ रहे हैं, अब उनको एक्सपोज करने का नौबत टाइम आ गया है। अब देखिए रिसेंटली एक वीडियो वायरल हुई है, अमूल के चेयरमैन फाउंडर कुरियन जी, उनका एक वीडियो था कि जब अमूल का नाम अमूल रखना था, बहुत से लोग उनको ऑब्जेक्ट किया है। आप कोई भारत की नाम लगाएंगे, अमूल नाम लगाएंगे, तो वो खरीदेंगे नहीं। आप कोई वेस्टर्न नाम लगाओ, कोई पॉल या कोई और वेस्टर्न नाम लगाओ, तभी ये बिकेगा, नहीं तो नहीं। तो कुरियन जी ने बोला है कि मैं भारतीय हूं, भारत का ही नाम रखूंगा, वो बिकेगा नहीं बिकेगा बाद के बाद देखा जाएगा, कोई वेस्टर्न नाम मैं नहीं रखूंगा। अब भारत का कितना बड़ा ब्रांड बन गया अमूल। तो ये गुलामीपन जो हमारी सिस्टम में है, और काले गोरे चमड़े की जो हमारी श्रद्धा आस्था है, वो तो नस्लों में मतलब पूरे हमारी डीएनए में घुस गया हो। अब यहां तक देखिए नॉर्थ, स्पेशली नॉर्थ भारत में, उत्तर भारत में देखिए जो नया नया मंदिर बन रहे हैं, वहां भगवान की मूर्तियां भी मार्बल से बनता है, व्हाइट मार्बल से बनता है। क्यों भाई जी? दुर्गा मैया सफेद थी क्या? भगवान कृष्ण सफेद था क्या? भगवान राम सफेद था क्या? वो श्यामल वर्ण का था भगवान राम, ये तो काले था। मूर्ति भी, गणेश जी की मूर्ति सब सफेद होती है, आपने सही बोला है। नॉट ओनली सर, मंदिर जैसे हॉस्पिटल्स वगैरह में भी आप जाएंगे, बड़ी मूर्तियां होती हैं। तो मुझे याद है बचपन में जैसे हम कभी मम्मी के साथ कहीं हॉस्पिटल जाते थे तो सरस्वती और लक्ष्मी बड़ी सी मूर्ति व्हाइट होती थी, एकदम व्हाइट होने लगी। कौन हो रहा है? मतलब व्हाइट का मतलब भगवान है, क्योंकि वही तो हमारे ऊपर राज किया है, तो वही हमारे दिमाग में बैठ गया। इसीलिए आप देखिए भगवान राम की मूर्ति जो अयोध्या में स्थापित हुआ है वो तो काला है। तो दक्षिण में अभी भी वो पुरानी परंपरा है, हमारी भगवान पूरे, हमारी मूर्तियां सब काले हैं, ठीक है ना। तो ये रंग की जो इश्यू आती है, काला सफेद, ये ट्रेडिशनल हिंदू सिस्टम में कहीं भी नहीं है। मगर ये जो गुलामीपन है, जो कॉलोनाइज्ड माइंड है, उसके चलते हुए इस देश में भी ये
बहुत मतलब समाज में बहुत नीचे तक चला गया हो। ये प्रॉब्लम है। तो क्या करें? सो दैट इज अ प्रॉब्लम। ये वेस्ट का हिपोक्रेसी है, अपना मोरालिटी को सबके ऊपर थोपना, और खुद की विषय आती है तो कंप्लीटली इनका दोगलापन दिखता है। दे विल डू समथिंग डिफरेंट ऑल टुगेदर। तो जो वो डिसाइड करते हैं वो अच्छा डेमोक्रेसी है। अब देखिए वो शहबाज शरीफ की इलेक्शन को तो वो वाह वाह कर रहे हैं। शेख हसीना भी इलेक्शन जीती थी, उनको तो निकाल फेंक दिया। रोमानिया में इलेक्शन एंटी यूरोप का बंदा जीता था, जीतने के बाद भी वो इलेक्शन को वो रिजेक्ट कर दिया। आप कौन होते हो भाई? प्रजा डिसाइड कर रही है ना। तो ये सिचुएशन है। अभी जेलेंस्की बैठा है उधर। जेलेंस्की तो उनके ओपोनेंट पार्टीज, जितने भी ऑपोजिशन पॉलिटिकल पार्टीज हैं, सबको बैन कर दिया, और इनके टर्म खत्म हो गया 1.5 साल पहले। इलेक्शंस नहीं करवा रहा है। किस हक से वो अभी भी प्रेसिडेंट है? वो प्रेसिडेंट नहीं बनना, जो रहना चाहिए। टर्म हो गया उसका, उसके बाद वो इलेक्शंस करवाना था, फिर इलेक्शन में जो जीतेगा वो प्रेसिडेंट बनेगा। और पूरे ऑपोजिशन को बैन करके रखा है। उनको ये बिलियंस ऑफ डॉलर्स दे रहे हैं। वो डेमोक्रेसी सही है आपके लिए? कारण भारत में मोदी जी जीत के आते हैं तीसरे बार, ये अथॉरिटेरियन, टोटलिटेरियन, अथॉरिटेरियनिज्म, कोई नया नया लफ्ज लेके आते हैं। तो क्या बस वो जीतेंगे तो यहाँ डेमोक्रेसी कायम है, वो हार जाएंगे तो यहाँ डेमोक्रेसी खत्म हो गया, फैसिज्म आ गया, ये वो। मतलब दिस इज द हिपोक्रेसी ऑफ द वेस्ट। तो वो हम करें सही है, आप करें तो गलत है। इधर आई आवर वे और हाईवे, मतलब दिस इज नॉनसेंस। इसलिए वी Absolutely. तो नीड टू कैसे ये अंडरस्टैंड द समझा वेस्ट। जाए इस हिपोक्रेसी की वजह से जो वेस्ट डाउनफॉल फेस कर रहा है, जो कुछ आज हालात है वेस्ट में, चाहे इलीगल इमिग्रेंट्स का इशू हो, या फिर हम देख रहे हैं कि किस तरह से पूरे यूके में, ब्रिटेन में अलग ही एक मतलब एक शरिया निज़ाम चलाने की माँगने की बात हो रही है। और आज नेटो से बाहर अमेरिका खुद को कर रहा है, यूरोपियन यूनियन को बिल्कुल उनके इंटरेस्ट को दरकिनार कर दिया है पूरे रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट में। पूरी तरह से अपने आप को अमेरिका ने दूरी बना ली है यूरोप से। तो सर इसके पीछे का रीज़न यही है, हिपोक्रेसी? देखिए हिपोक्रेसी एक चीज है, मगर उनका मॉरली भी कोलैप्स हो रहा है वेस्ट। ये हमें समझना जी। चाहिए। स्पेशली जो लेफ्ट की सोच है, अभी लेफ्ट पुरानी लेफ्ट जैसा नहीं है। जो हुँ, मार्क्स, एंजल्स और ये लोग जो बनाए थे, उनका सोच था कि पहले आप इकोनॉमी को पकड़ो। जब इकोनॉमी आपके कब्जे में आएगा, समाज अपने आप अपने कंट्रोल में आएगा। ये उनका सोच था। सब कुछ सरकार डिसाइड करेगी, और सरकार जो है वो प्रजा की और वर्कर्स की शक्ति से वो बनेगी। ये उनका सोच था। अब वो फ्लॉप हो गया। सोवियत यूनियन कोलैप्स हो गया। क्यूबा तो उसका खत्म हो गया, उसका भी कोई बचा नहीं उसका इकोनॉमी। फिर चाइना भी लिटरली वो अभी कोई कम्युनिस्ट रेजिम नहीं है उधर, वो फैसिस्ट रेजिम है, डिक्टेटरशिप है वो। फिर कौन बचा है? कौन सी, इवन वियतनाम अभी पूरा कैपिटलिज्म उसमें चला गया। वो कौन सिग्नल, एक ऐसा मुझे देश बताइए जो कम्युनिस्ट देश है? कोई नहीं है, कम्युनिज्म खत्म हो गया। तो ये लोग क्या किया है, उसको 180 डिग्री पलट दिया। क्या किया है? अब इकोनॉमी को छोड़िए, पहले कल्चर को पकड़िए। जब इनके सभ्यता, इनके संस्कृति को आप पकड़ेंगे, तो समाज को आप खोखला करेंगे, तब ऑटोमेटिकली आप जो चाहते हो वो आप कंट्रोल कर सकते हो। ये इनका सोच है। तो हर चीज में, हर देश में जो नॉर्मली एक्सेप्टेड प्रिंसिपल्स थे, उसके खिलाफ ये लोग एक अल्टरनेट नैरेटिव खड़ा कर रहे हैं। अभी यूएस में क्या खड़ा कर रहे हैं? जॉर्ज वॉशिंगटन वॉज एक स्लेव मास्टर था, थॉमस जेफरसन ये था। मतलब इनके मूर्तियों को वो तोड़ रहे हैं। तो जिस देश का अपना जो हीरो मान के चल रहे थे ये, उनको तोड़ रहे हैं। सेम थिंग आप बांग्लादेश में देखिए। बांग्लादेश ये पंजाबी पाकिस्तानियों के गुलाम बन के उनका कोई इंडिविजुअलिज्म पूरा खत्म हो रहा था उनका। औरतों को बेरहमी से इतना लाखों में रेप कर रहे थे ये लोग। उनको उस दरिंदगी से बचाने वाला भारत है। आज भारत के खिलाफ बोल रहे हैं और शेख मुजीबुर रहमान की मूर्तियां तोड़ रहे हैं। तो ये नैरेटिव जो है, विक्टोरियन न्यूलैंड हो या इनके जितने भी रेजिम चेंज एक्सपर्ट्स हैं, डोनाल्ड डू, ये लोग किए थे। तो दैट इज द वेस्ट का सोच है। आप सोसाइटीज को कोलैप्स करो। जब सोसाइटीज कोलैप्स हो जाएंगे तो वो हमारे कंट्रोल में पकड़ में आएंगे। ये इनका सोच है। वेस्ट में भी वही कर रहे हैं। ब्लैक लाइव्स मैटर्स देखिए, एंटी फैसिस्ट मूवमेंट चला है।
अभी ब्लैक लाइव्स मैटर्स के चलते हुए कितने व्हाइट लोगों को वो मारे थे, इनके दुकान लूटे थे, मगर उसके खिलाफ आप कोई कार्रवाई नहीं कर सकते, गिल्ट ट्रिपिंग में जाएंगे। तो इसीलिए उसके खिलाफ डोनाल्ड ट्रंप को वोट दिया है लोग ने उधर, इसीलिए डोनाल्ड ट्रंप आ गया। वेस्ट में देखिए आप, इनके कोलैब देखिए, इस्लामाफोबिया एक कॉन्सेप्ट लेके आया। इस्लामाफोबिया के चलते हुए इस्लामिक सोच रखने वाले मुसलमान कुछ भी करेंगे उधर, कुछ गलत करेंगे, उसका समाज को तोड़ेंगे, उसके संविधान के खिलाफ जाएंगे, लॉ एंड ऑर्डर क्रिएट करेंगे, उसके खिलाफ सरकारें कुछ भी नहीं करती, क्योंकि इस्लामोफोबिया कोई वो टैग नहीं चाहिए उनको। अब ब्रिटेन में देखिए, कियर स्टारमर को देखिए, प्राइम मिनिस्टर बनने से पहले वो एक लॉयर था, ये ग्रूमिंग गैंग्स को वो सपोर्ट कर रहा था। छोटे छोटे बच्चियां, 9 साल 10 साल 11 साल की बच्चियों के साथ ये लोग ग्रूमिंग करते थे, पाकिस्तानी गैंग्स, और उनको महीनों तक उसको शोषण करते थे। मगर कियर स्टारमर उनके समर्थन में खड़ा था, वो अभी प्राइम मिनिस्टर बन गया। अब देखिए बच्चियों का हालत क्या है, व्हाइट गर्ल्स का क्या हालत है, उनका कोई प्रोटेक्शन होगा? बिल्कुल नहीं। और उसका पुलिस भी उनको अरेस्ट नहीं करती थी, क्योंकि अरेस्ट करेंगे तो इस्लामोफोबिया के नाते उसके खिलाफ क्या कार्रवाई होगी, इस डर से वो उनको अरेस्ट भी नहीं करते थे। और मीडिया देखिए, मीडिया क्या करती है, इनको एशियन यूथ बोलते हैं, एशियन यूथ, ये पाकिस्तानी है, पाकिस्तानी नाम क्यों नहीं लेते हो, गड़बड़ हो जाएगा। और वो भी क्या, ये एशियन यूथ है ना, जापानीज कोरियन आके रेप किया उनको, चाइनीज ने रेप किया, तिब्बतन से रेप किया नहीं ना। और दूसरा उसमें क्या है, कुछ न्यूज़पेपर कहते हैं कि साउथ एशियन है। साउथ एशियन मतलब क्यों, तमिलियन हिंदू जाके रेप किया है, कोई मिजोरम का क्रिश्चियन जाके रेप किया है, करने वाला पाकिस्तानी मुसलमान है। व्हाई डोंट दे नेम इट? क्योंकि पाकिस्तान और मुसलमान दो नाम लेंगे तो उनकी नौकरी खतरे में होगा, वो जीत नहीं पाएंगे, और उनके खिलाफ एक एंटी इस्लामोफोबिया केसेस दर्ज होंगे। इस जब ऐसी मानसिकता है, वो समाज कैसे बचेगी? वो कोलैप्स तो होगा ना। जब लोग सड़कों पे आके मेगाफोन पकड़ के ये कह रहे हैं कि शरिया फॉर यूके, शरिया फॉर यूके, चिल्ला चिल्ला के बोल रहे हैं, तो बड़े संख्या में उनका लोग फ्रीडम, उमड़ आते हाँ, तो उनके फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाते पुलिस उनको प्रोटेक्शन देती है। ठीक है भाई, जब उनका काउंटर नैरेटिव खड़ा करने के लिए कोई लोकल व्हाइट क्रिश्चियन यूके सिटीजन आके वो कोई और जीसस क्राइस्ट का ये पकड़ता है, या यूके फ्लैग पकड़ता है, या बाइबल पढ़ता है, तो उनको अरेस्ट करके जेल में डालते हैं। ये कई की फ्रीडम ऑफ, उनका फ्रीडम नहीं है क्या? अपना मजहब, अपना रिलीजन को साझा करने के लिए, उसके बारे में बोलने के लिए उनका हक नहीं है क्या? देश उनका है। और जो यूसुफ हमजा था ना, जो स्कॉटिश मिनिस्टर था, मतलब काइंड ऑफ प्राइम मिनिस्टर ऑफ स्कॉटलैंड, अब तो रिजाइन कर दिया, उनका जी। स्टेटमेंट है कि देखिए पुलिस में पूरे व्हाइट्स हैं, एडमिनिस्ट्रेशन में पूरे व्हाइट्स हैं, फायर डिपार्टमेंट में पूरे व्हाइट्स हैं। अरे भाई देश उनका है, व्हाइट्स नहीं होंगे तो कौन होंगे? काले होंगे उधर, क्या बकवास है? तो मतलब दिस इज द काइंड ऑफ सिचुएशन इन वेस्ट। वो सोसाइटी इतना कोलैप्स हो रहा है, तो ऊपर से ये वोकिज्म आ गया। अब वोकिज्म तो आप मेरे ख्याल से एक सीरीज कर सकते हैं, एक शो में तो खत्म नहीं होगा। एब्सोल्युटली इतने सत्य। इतने इंसिडेंट्स या हैं, इतने सारे केसेस हैं जिसको हम चर्चा का हिस्सा बना सकते हैं। हाँ बिल्कुल। अब देखिए कुछ मुद्दा तो हम यहाँ डिस्कस करेंगे, कुछ चीजें हम जी। सामने बात करेंगे। एक वहाँ स्पेशली इन अमेरिका, डोनाल्ड ट्रंप आने से पहले छोटी छोटी बच्चियों को, वो तो पता नहीं, एक लड़की और लड़का दोनों बगल में बैठते हैं, मान लीजिए कि लड़की को लड़का का जो ड्रेस है उसको देख के उसको अच्छा लगा, वो अपने आप को समझती कि मैं भी बॉयज की तरह, मर्दों की तरह मैं भी कपड़ा पहनूं। जब टीचर को कहती है, तो कैलिफोर्निया में एक लॉ है, एक देयर इज अ एक्ट, उसके तहत टीचर्स वो ये नहीं कह सकते हैं कि मतलब इनके पेरेंट्स को ये नहीं बता सकते हैं कि इनकी सोच क्या है। तो लड़की ये सोच रही है कि वो लड़की नहीं है, वो लड़का है, ये बात उनके पेरेंट्स को नहीं बताना है, क्योंकि वो लड़की का हक के खिलाफ वो कुछ करेंगे, तो एनकरेज करेंगे, अच्छी ठीक है आप जो करना है करो। तो यहां तक उनको ये है, छोटी छोटी बच्चियां, उसका जेंडर क्या है उसको क्या पता है, जब तक वो मेच्योर नहीं होते हैं, तो दे डोंट नो जेंडर की इश्यूज, इतना उनका पकड़ नहीं है। फिर भी 8 साल 9 10 साल की लड़कियों को
प्यूबर्टी ब्लॉकर्स की शॉट्स दे रहे हैं। मतलब उनका कभी पीरियड्स आएंगे नहीं, वो लड़की कब बन नहीं सकती है, मां नहीं बन सकती इतने छोटे उम्र में। 1 साल 2 साल के बाद फिर उनके हार्मोन्स जब किक ऑफ हो जाएंगे तो शायद वो अपना गलतियां रियलाइज करके मैं फिर मां बनना चाहती हूँ, तो प्यूबर्टी ब्लॉकर्स उनको रोक दिया, उनका जिंदगी बर्बाद हो गया ना। सेम थिंग लड़कों के साथ भी वही है। तो और ये एलजीबीटी के नाते ये लोग क्या करते हैं, स्पेसेस जो होते हैं ना, जैसे टॉयलेट्स होंगे, टॉयलेट्स आर ओपन फॉर एनीबॉडी हु थिंक्स इज अ वुमन, स्पेशली लेडीज टॉयलेट। औरत तो मर्दों के टॉयलेट्स में नहीं आते, वो इतना हिम्मत नहीं करते, मगर मर्द जो है जेंडर फ्लूइडिटी, जैसे मैंने कहा आज मैं मर्द हूं, कल मैं औरत, अपने दिमाग में मैं समझता हूं कि मैं औरत हूं, तीसरे दिन मैं ये समझ सकता हूं कि मैं एक क्या कहते हैं ट्रांसजेंडर हूं, हमारे यहाँ हिजरा बोलते हैं ना, वो ऐसा जी। मैं तीसरा दिन ये सोचता हूँ, चौथे दिन मैं ये सोच सकता हूँ कि मैं आई एम टेबल, मैं कोई वस्तु हूँ, फुटबॉल हूँ, पांचवें दिन मैं ये सोचता हूँ मैं कुत्ता हूँ, बिल्ली हूँ। मेरी मर्जी यार, मेरे दिमाग में मुझे मेरे जेंडर के बारे में मेरा जो आइडेंटिटी है वही है। इसीलिए बर्थ जेंडर बोलना है, आपकी जेंडर नहीं है, बर्थ जेंडर पूछना है। यहां तक एक बंदा है, उसका नाम है टोनी अवर्स, ये विस्कॉन्सिन में एक लॉ लाने का कोशिश किया है, जहां अब जो सदियों से हम मान के चल रहे थे कुछ टर्म्स, उसको बदलने का कोशिश किया है। मदर, माँ, माता जो भी बोलते हैं, वो लफ्ज निकाल के, वो टर्म निकाल के बर्थिंग पेरेंट, जो बच्चों को पैदा करती है, पैदा करता है, बर्थिंग पेरेंट, और इंसिमिनेटिंग पेरेंट, इंसिमिनेशन रिसीविंग पेरेंट। मतलब ये मर्द भी हो सकता है, औरत भी हो सकता है ना। तो इनके ऑपरेशंस होते हैं। तो मर्द को बच्चा पैदा करने का वूम लगाते हैं, दाढ़ी वीड़ी सब होता है, मगर वो बच्चा पैदा कर सकता है। उनका मेल सेक्सुअल पार्ट्स भी होते हैं, फिर भी वो बच्चा पैदा कर सकता है। तो इसीलिए बर्थिंग पेरेंट, अब देखिए उसके समाज कहाँ जा रहा है। जब पहला तो ये हमारी जॉइंट फैमिली हुआ करता था ना, भारत में भी हुआ करता था, उसको ये लोग तोड़ दिया, इंडिविजुअल फैमिलीज बना दिया। तो फादर मदर और बच्चे थे, अब उसको भी तोड़ दिया। अमेरिका में 40% ऑफ द स्टेट्स, 40% ऑफ द पॉपुलेशन हैज सिंगल पेरेंट, उसमें भी लगभग 40% ऑफ दी सिंगल पेरेंट्स, उनके बायोलॉजिकल पेरेंट कौन है इसको पता नहीं है। तो ऐसा एक जनरेशन वहां पैदा हो गया। वहां बहुत से स्टेट्स में टैक्स बेनिफिट्स हैं, आप हर एक साल आप शादी के रिलेशनशिप में रहेंगे, पर एवरी ईयर आपको एडिशनल टैक्स बेनिफिट्स मिलते रहेंगे। 10 साल आप यू आर मैरिड तो आपको एडिशनल बेनिफिट मिलेंगे, 15 साल होगा और बेनिफिट मिलेगा। मतलब टैक्स इंसेंटिव के लिए थोड़ी कोई मतलब रिलेशनशिप में थोड़ी रहेंगे वो लोग, इतने इतने एल्यूमिनियम देके वो भाग रहे हैं। तो आप देखिए वहां शादी करने का कोई जरूरत नहीं है, बायोलॉजिकल फादर है, ग्रूमिंग फादर अलग है। तो मतलब क्या ये समाज कैसे बचेगी बताइए। दैट दिस थिंग इज कोलैप्सिंग। बट वहां कुछ भी होगा हमें क्या लेना देना, मगर वो सब भारत में भी हो रहा है। उसका उदाहरण देता हूँ, एक दो उदाहरण देता हूँ। फेम जो ब्यूटी क्रीम है, जो व्हाइटनिंग क्रीम है, ब्लीच क्रीम है सर, लेडीज यूज ब्लीच करते हैं, ब्लीचिंग क्रीम। ब्लीच क्रीम, उसका एडवर्टाइजमेंट देखिए। वो एक कड़वा चौथ थीम के बेसिस पे वो एडवर्टाइजमेंट वो लोग क्रिएट किया है। उसमें ऐसा है कि कड़वा चौथ के दिन दो औरतें वो कड़वा चौथ व्रत रखे थे, तो शाम के टाइम हो रहा है तो चांद का दर्शन करने से पहले एक ब्यूटिशियन आती है, फेम क्रीम लगाती है, उनको पूरा ब्यूटी ट्रीटमेंट करती है। तो पूछती है, एक औरत से पूछती है कि एक स्त्री से पूछती है, आप कड़वा चौथ क्यों रखा है? तो उनका समाधान है कि उनकी खुशी के लिए। और दूसरा औरत से पूछती है वो, तो वो उनका समाधान उनकी लंबी आयु के लिए। हो गया। नेक्स्ट सीन क्या होता है, वो पूरे लाल कपड़े के ट्रेडिशनल साड़ी पहने हुए, वो छलनी होती है ना, वो पकड़ के वो चांद को देख रहे हैं। ट्रेडिशनली क्या होता है, जो पत्नी होती है ना, वो उसको देख के फिर पति को देख के फिर वो व्रत तोड़ती है, खाना खाती है। ये ट्रेडिशन है हमारी। मगर ये चांद को देखने के बाद अपने आप को देख रहे हैं, मतलब इट्स ए लेस्बियन रिलेशनशिप। और एक औरत बोलती है मेरे पाँव, दूसरा बोलती है नहीं तू मेरे पाँव। अरे आप बेच क्या रहे हो?
आप एक ब्लीचिंग क्रीम आप बेच रहे हो, उसमें कड़वा चौथ में भी आप इस एलजीबीटी की क्यू और लेस्बियन रिलेशन को क्यों घुसाना है आपको? ये कहीं अमेरिका में नहीं हो रहा है, भारत में हो रहा है। एक और एडवर्टाइजमेंट है, ब्लैक एंड व्हाइट का एक ड्रिंक आता है, वो तो एक्चुअली लिकर है, मगर वो सरप्शियस एडवर्टाइजमेंट होता है ना। हाल ही में एक महीने पहले हमारी वुमेन्स वर्ल्ड कप हुआ था ना, T20 वर्ल्ड कप हुआ था। जी, जी, तो उस बीच में ओटीटी में वो बीच में एडवर्टाइजमेंट आते हैं ना, एक एडवर्टाइजमेंट चला रहे थे, ये ब्लैक एंड व्हाइट का एडवर्टाइजमेंट। ब्लैक एंड व्हाइट एडवर्टाइजमेंट में थीम क्या था? कुछ लोग बैठ के पार्टी कर रहे थे, कुछ देयर वर सम लेडीज एंड सम मेन, सब बैठ के हंस रहे थे, पार्टी कर रहे थे। तो उसमें एक लड़की पूछती है, व्हाट डू यू कॉल अनएम्प्लॉयड हस्बैंड्स? ठीक है ना? तो अनएम्प्लॉयड वाइफ को क्या बोलते हैं? हाउस वाइफ बोलते हैं हम नॉर्मली, है ना? तो जी, एक बंदा जवाब देता है कि हम उसको हाउस हस्बैंड्स बोलते हैं। जब अच्छा, हाउस वाइफ हो सकता है, हाउस हस्बैंड क्यों नहीं हो सकता है? हुँ, तो वो लड़की बोलती है, वी कॉल देम बूमर्स बोलती है। बूमर्स एक डेरोगेटरी टर्म। क्यों? मतलब ये बच्चा पैदा करने का मशीन है और कोई ना, ये नालायक है, कुछ करने का लायक नहीं है। एक घर बैठे मर्द को ये कह रहे हैं, वो चॉइस। आप वुमेन्स इक्वालिटी के बारे में, फेमिनिज्म के बारे में बात करते हो ना, जी, जब आप घर बैठे हो तो वो आपको पसंद नहीं है, आप जाके काम करो। जब मर्द घर बैठता है तो उसको जलील करना है, क्यों करना है? नेक्स्ट, एक लड़की पूछती है कि और उस लड़की को क्या कहते हो जिसको बच्चा नहीं चाहिए? मतलब शादी करते हो और आप बच्चा पैदा नहीं करना चाहते हो तो क्या करना है? तो सब साइलेंट हो जाते हैं। एक बुजुर्ग आदमी बोलता है कि वी कॉल देम देयर चॉइस। ये बोलता है, मतलब अपना सोच है, बच्चा नहीं चाहिए हुँ, तो ठीक है। भाई, मर्द जाएंगे तो कहा जाएगा, अपना पति उनको बच्चा चाहिए, तो जाएगा तो कैसे जाए, कहां जाएगा? जब औरत यूनिलैटरली डिसाइड करेगी कि हमें बच्चा नहीं चाहिए, तो कहां जाएगा? मतलब ये बिल्कुल, कॉन्सेप्ट्स इसमें घुसा रहे हैं। और तीसरा, स्टारबक्स के ऐड। स्टारबक्स के ऐड तो आपने देखे होंगे। तो जी, एक दो एल्डरली कपल आके बैठते हैं उधर, वो अपना बेटे को फोन करता है, अर्पित उनका फोटो है, हुँ, एक मर्द है, उनको पिताजी तो फोन करते हैं, तो उस तरफ से कोई एक्सेप्ट नहीं कर, कोई रिंग उठाता नहीं है। 1 मिनट के अंदर एक लड़की आती है, लड़की आके वहां सामने बैठती है, पिताजी को गले लगा के, माता जी को लगा के वो बैठती है। फिर वो आके कुछ कन्वर्सेशन होता है, मैं अब भी आपसे प्यार करता हूँ, लड़की बोलती है। और पिताजी नॉट करती है, नॉट करता है और बोलता है कि चाय चाहिए, कॉफी चाहिए। जाके कॉफी ऑर्डर करता है। फिर कॉफी जब ऑर्डर बनती है, तो वहां से वो काउंटर की लड़की चिल्लाती है, 3 कॉफी फॉर अर्पिता करके बोलता है। तो 3 कॉफी लेके आता है। तो वो जो लड़की है वो स्टन हो जाती है, उसमें क्या रखा है बेटा? एक अल्फाबेट तो चेंज हो गया, मतलब अर्पित अर्पिता हो गया, उसका सेक्स चेंज कर दिया, उसका बेटा जो है बेटी हो गया। तो आप बेच क्या रहे हो यार? एक कप कॉफी बेच रहे हो, उसके लिए ये कॉन्सेप्ट क्यों घुसाना है? तो सेक्स चेंज का कॉन्सेप्ट क्यों घुसाना है? तो यू कैन अंडरस्टैंड, वेस्ट जो कोलैप्स हो रही है, भारत उससे दूर नहीं है। हमारे समाज में भी ये सिचुएशन आ गई है। तो इसीलिए हम इस सेक्शन, ये जो हम करने, ये प्रोग्राम हम जो कर रहे हैं, ये सब लोग देखना चाहिए। आपको पता भी नहीं चलेगा आपके बच्चे, आपके पोते ये किस सिचुएशन में है, उनका सोच क्या है, उनके ऊपर ये प्रोजेक्ट जो है कितना कंट्रोल ले रहा है उनका दिमाग में। और देखते देखते एब्सोल्यूटली। भारत में भी आपको ये सिचुएशन फेस करना अब पड़ेगा। ये सब बहुत ज़्यादा होता जा रहा है, हालाँकि मतलब बहुत सारे लोग बोलते हैं नहीं इट्स देयर राइट, देयर चॉइस एंड एवरीथिंग। बट यूनिवर्सिटीज़, कॉलेज और कुछ इंस्टीट्यूशंस में आप जाएँगे, तो वहाँ पे ये बहुत ज़्यादा होता जा रहा है कि लड़के अपने आप को अलग तरह से आइडेंटिफ़ाई कर रहे हैं, लड़कियाँ भी अपने आप को अलग से आइडेंटिफ़ाई कर रहे हैं। ये थोड़ा-थोड़ा कुछ हो सकता है, हमारे समाज में हिजड़े होते हैं, जो नेचुरली अगर किसी के साथ कुछ है, लेकिन बड़े स्तर पर जो एक ये क्राइसिस हो गया है ना अपना जेंडर आइडेंटिफिकेशन को लेकर, ये भारत में बड़ा बढ़ता जा रहा है। इसको सर हम काउंटर करने के लिए क्या कर सकते हैं? क्या एक सोशली या सरकार के स्तर पर? देखिए, ये तो बड़ा समस्या है हमारे सामने। जी, पहला जो मुझे लगता है, पहला हम भारतीय बने।
लेट अस फर्स्ट अंडरस्टैंड आवर सिविलाइजेशन। यहाँ बहुत छूट है, कोई पाबंदियां नहीं है। वी हैव लॉट ऑफ फ्रीडम इवन इन आवर सिविलाइजेशन। बहुत फ्रीडम है हमें, मगर रेस्पॉन्सिबल फ्रीडम है। हमारी यहाँ धर्म होता है, कोई अधिकार नहीं होते हैं। वेस्ट इज फोकस्ड ऑन राइट्स नॉट रेस्पॉन्सिबिलिटीज। इसीलिए हमारे भारत के संविधान भी फंडामेंटल राइट्स दिया है, फंडामेंटल ड्यूटीज नहीं है। अब देखिए, जब असदुद्दीन ओवैसी बोलता है मैं भारत माता की जय नहीं बोलता हूं, अब मेरे इस पे नाक पे चाकू लगा के आप मुझसे वंदे मातरम बोलने के लिए बोलेंगे तब भी मैं गाऊंगा नहीं। वंदे मातरम इज अ नेशनल सॉन्ग, नेशनल एंथम नहीं है, मगर नेशनल सॉन्ग तो है। तो उसको आप श्रद्धा नहीं देते हो, तो फिर भी आपके ऊपर कुछ केस नहीं होगी, बिकॉज यू आर नॉट रिस्पॉन्सिबल। मैं वोटिंग करने नहीं जाता हूं, ठीक है ना, तो मेरे पास कोई ये नहीं है, देयर इज नो रिस्पॉन्सिबिलिटी, कोई फंडामेंटल ड्यूटी नहीं है मेरे ऊपर। मैं माता पिताओं को देखूं, देखभाल करूं और उसके बड़ी उम्र में उसका सहारा रहूं, ये मेरा ड्यूटी है, सिविलाइजेशन ड्यूटी है, कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी नहीं है। मैं उसको सड़क पे छोड़ा हूं, सरकार को देखना है, तो मेरा कोई रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, क्योंकि मेरा हक है, माई ड्यूटी। मैं अलग रहूं, उससे कोई मेरे ऊपर कोई पाबंदी नहीं लगा सकता है, ये मेरा हक है। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन हो या हमारी समाज की सोच हो, ये इंडिविजुअलाइज होते जा रहा है। तो लोग अपना हकों के लिए लड़ते हैं, कोर्ट जाते हैं, मगर अपना ड्यूटीज, अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपनी धर्म वो पीछे छोड़ देते हैं। ये समाज ऐसे बन रहा है। इसीलिए फिर दोबारा हम हमारी सिविलाइजेशनल जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको हम दोबारा आगे लेके आना है। वी वर अ जॉइंट फैमिली, वी आर अ कम्युनिटी। हर कुछ किसी एंगल पे देखेंगे, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो, इनके कम्युनिटी बेस्ड हमारी होती है पूरी जो सोच है, हमारी जो लाइफस्टाइल है। अब इकोनॉमी में भी देखिए, कुछ इंडियन इकोनॉमिस्ट्स, जो इंडिया नहीं बोलना चाहिए, भारत के इकोनॉमिस्ट, बट इंडियन इकोनॉमी के टाइटल रख के वो लोग बहुत रिसर्च करके किताब लेके आए। भारत में जितने भी इंडस्ट्रियल क्लस्टर्स हैं, बठिंडा, जालंधर, कोई तिरुपुर, मतलब कहीं भी हो देश में, जितने भी आपके इंडस्ट्रियल क्लस्टर्स हैं, हर एक क्लस्टर में एक कैस्ट या एक कम्युनिटी डोमिनेट करती है। जहां कोई खत्री है, कोई और है, मतलब इट इज अ कम्युनिटी कोहेजन व्हिच क्रिएट्स वेल्थ। हम एक कम्युनिटी के नाते हम पूरे हमारी समाज संस्कृति चली थी। तो जब आप इस कम्युनिटी को उसको तोड़ के आप इंडिविजुअलाइज आइटमाइज करेंगे तो आपका यूनिटी नहीं रहेगा, तो यू आर फिनिश्ड। सो दिस इज व्हाट दे आर टारगेटिंग। इसीलिए बटेंगे तो कटेंगे, दिस इज अ परफेक्ट स्टेटमेंट। तो इस स्टेटमेंट का मतलब है कि वी हैव टू बी यूनाइटेड। ये चीज जब दोबारा आएगा तो वी विल ऑटोमेटिकली स्टार्ट, क्या कहते हैं उसको, रेस्टोरिंग बैक और सिविलाइजेशनल वैल्यूज। तो पहला तो पेरेंट्स को कुछ मालूम नहीं है, दूसरा बच्चों को सिखाने का उनका ये सोच भी नहीं है, तीसरा इनके जितने भी टीचर्स हैं, लेक्चरर्स हैं, वो भी अब देखिए उनका सिलेबस के नाते वो उनका एक दौड़ लगा रहता है, जब जितना जल्दी हम सिलेबस खत्म करें। आगे बच्चों का ग्रूमिंग, बच्चों का उनका क्या कहते हैं उसको, ओवरऑल डेवलपमेंट के बारे में सोचने का किसी के पास टाइम नहीं है। छोटे छोटे बच्चों के साथ भी आप देखिए, वो माता पिता क्या करते हैं, उसके हाथ में एक सेलफोन थमा देते हैं और वो कार्टून देखते बैठते हैं। झंझट तो गया ना, हमारे टाइम तो बच गया। तो ये सोचते हैं कार्टून देखेंगे, कार्टून में भी वेस्टर्न कॉन्सेप्ट ही चल रहा है, बाइनरी कॉन्सेप्ट चल रहा है। बिल्कुल, तो ये प्रॉब्लम है हमारी। दिस इज कार्टून वाली बात नहीं, एक इम्पोर्टेंट मुझे बात याद आई। एक पाकिस्तान से एक कार्टून शो आता है जिसमें मुस्लिम कैरेक्टर्स होते हैं, बच्चे होते हैं, और वो पूरी तरह से वही आइडियोलॉजी पूरी तरह से वो कर रहे हैं, और बड़ी संख्या में भारतीय बच्चे उसको देखते हैं। मुझे लगता है कि इस तरह के कंटेंट पे भी थोड़ा सा सरकार को ध्यान रखना चाहिए कि सॉफ्टली बच्चों के अंदर किस तरह की चीजें इनकलकेट हो सकती हैं, हमें अपने बच्चों को क्या दिखा रहे हैं, उसको फिल्टर करने के लिए सरकार को क्या करना चाहिए, खासतौर से बच्चों के लिए। देखिए क्या होता है ना, जब आप कोई भी कंटेंट को फिल्टर करना शुरू करेंगे तो जनरल रेसिस्टेंस आती है। आप कौन होते हो रोकने वाले? तो ज्यादा देखना शुरू करेंगे या वीपीएन लगा के देखेंगे।
तो ये गड़बड़ होती है। ओके तो आपको क्या करना है, काउंटर नैरेटिव खड़ा करना है। अब देखिए बाहुबली आई थी, बाहुबली मूवी फर्स्ट सीरीज 1 सीरीज 2 कितने करोड़ों लोग देखे थे ना उसको। आरआरआर को जी देखिए, चावा को देखिए हम्म, अभी। अब धीरे धीरे से द कश्मीर फाइल्स, द केरला स्टोरी, आर्टिकल 370, उड़ी सर्जिकल स्ट्राइक्स, कांतारा जब अल्टरनेट नैरेटिव शुरू हुआ तो हम्म, ऑटोमेटिकली लोगों को ये कॉन्ट्रास्ट दिखेगा। तो ये हमें करना चाहिए। उसको बैन करने से आप ज्यादा इसको कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। हाँ, बहुत ऑब्नॉक्शियस कंटेंट होगा तो उसको हम ऑब्वियसली उसको कंट्रोल रखना है। जैसे मान लीजिए कि वो कोई इंसेस्ट के बारे में बोल रहा है या कोई और ऐसे बकवास की बात कर रहा है, तो ऑब्वियसली वी नीड टू कंट्रोल इट। एक्सट्रीम लेवल पे जाएगा, बट अदरवाइज यू नीड टू प्रोवाइड एन ऑल्टरनेटिव नैरेटिव। इवन अब देखिए इनमें हनुमान, घटोत्कच, गणेश कार्टून्स आते हैं ना, उसमें भी वो क्रिश्चियन कॉन्सेप्ट्स ऑफ बाइनरी होगा, क्रिश्चियन या इस्लामिक जो भी है, बाइनरी। हम है, आप आपका जीने का हक नहीं है। हम क्रिश्चियन है, आप हीदन हो। हम क्रिश्चियन है, आप पेगन हो। हम मुस्लिम है, आप काफिर हो। ये कॉन्सेप्ट्स उधर भी दिखता है। भारत में ऐसा नहीं है। वी आर अकोमोडेटिव, वी आर वेरी इंक्लूसिव। हमारे पूरे डेमोक्रेटिक वे ऑफ लुकिंग एट इट। अद्वैत सिद्धांत भी हो सकता है, चारवाक भी हो सकता है, नास्तिकवाद भी हो सकता है, आस्तिकवाद भी हो सकता है। तो एवरी स्कूल ऑफ थॉट वी रिस्पेक्ट। तो ये ऐसी वाले दिखाओ ना, हितोपदेश है, जातका टेल्स है, फिर तेनालीराम का स्टोरी है, बहुत कुछ है। तो आप ये दिखाइए ना, मित्र भेद, मित्र लाभ, ऐसे बहुत आपके मतलब आपके परंपरा में है, वो दिखाइए आप। कितने अब महाभारत के स्टोरीज में पूरे रिलेटिविटी ऑफ क्या सही है क्या गलत है। दान कर्ण था, वो इतना दान करता था वो, फिर भी भगवान कृष्ण ने उसको बख्शा नहीं, उसको मार दिया। भीष्म पितामह था, बस खड़ा किसके साथ था, इसलिए उसको भी छोड़ा नहीं, उसको भी मार दिया। तो ये कॉन्सेप्ट्स जो है, कॉन्सेप्ट्स लेके आप नया लेके आओ, क्या फर्क पड़ता है। बिल्कुल वेस्ट हमारी कॉन्सेप्ट्स लेके वो हॉलीवुड में मूवीज बना रहे हैं। क्लोज बिल्कुल एनकाउंटर्स ऑफ द थर्ड काइंड एक मूवी आई थी, उसमें एलियन से संपर्क करना, जब इतना बड़ा सर होता है उसका, छोटा बॉडी होता है, पहली बार उसको दर्शाया था इस मूवी में। मगर कॉन्सेप्ट भारत से लिया है। जब उनसे कांटेक्ट करना है, वो भारत आते हैं, भारत की कोई पंडितों का जो मंत्र उच्चारण होता है ना, उसको म्यूजिकल नोट्स बना के उनको बेचते हैं, तो फिर दे विल कांटेक्ट। तो दे आर यूजिंग आवर कॉन्सेप्ट। हम कहाँ हैं। क्वांटम फिजिक्स, क्वांटम मैकेनिक्स, ये सब पूरा हमारे अद्वैत सिद्धांत और आपकी जो भारत की अवधारणा है उनके आधार पर वो लोग रिसर्च कर रहे हैं। हम कहाँ हैं। दिस इज आवर प्रॉब्लम। तो जब हम दोबारा हम भारतीय बनेंगे, हमारी जो विजडम है, हमारी पूर्वजों का विजडम है, उसको हम समझने का कोशिश करते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि दैट इज फ्रोजन इन स्टोन, उसको आप इंप्रूव करो, आप नया परिभाषा में लेके मॉडर्निटी का उसका अलग ये दे दो। कैरेक्टर्स के बीच में जो नैरेटिव होता है ना, वो नया परिभाषा में लेके आओ। तब एब्सोल्युटली आप काउंटर इस नैरेटिव, समाज अगर में कोई अपना नैरेटिव पैडल कर रहा है तो वी हैव टू कम अप विद आवर ओन काउंटर नैरेटिव। एब्सोल्युटली जी एब्सोल्युटली। जी, तो सो ये समझ में आता है कि कितना ये सॉफ्टली इन सारी चीज़ों को भारत में किस तरह से फैला रहे हैं और उसका असर भी, उसका प्रभाव बड़े स्तर पर भारत में नज़र आता है। लेकिन अगेन क्योंकि हमारा जो एक एटीट्यूड है ना सर, चलता है और हमें पता ही नहीं चलता, वो चलता ही रहता है और वो इतना बड़ा विकराल रूप ले लेता है और समाज में इतना बड़ा बदलाव आ जाता है और हमें पता भी नहीं चलता। उसके बाद जब आँख खुलती है तो बहुत देर हो जाती है तब तक, क्योंकि हमें नैरेटिव बिल्डिंग ही नहीं आती, तो काउंटर नैरेटिव तो फिर बाद में ही आ जाता है। तो ये सारी चीज़ें हैं जिस पे हमें काम करने की ज़रूरत है और जो हम वेस्ट में देख रहे हैं वो इन सारी करनियों की वज़ह से, क्योंकि वेस्ट की अपनी हिपोक्रेसी है और जो ओपन सोसाइटी एंड ऑल दैट, लिबरेशन एंड डेमोक्रेसी, ह्यूमन राइट एंड ऑल, उसके नाम पर जो कुछ भी हुआ आज, उसकी वज़ह से एक बड़ा डाउनफॉल जो वेस्ट में नज़र आ रहा है। उस पे हमने चर्चा की। सर आपने बहुत अहम पॉइंट्स हमारे साथ साझा किए, उसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।